नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, मैं संचिता भट्टाचार्य आपका स्वागत करती हूँ आज का प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम जो है कर्नाटिक म्यूज़िक विषय है और इसमें जो हमारा आज का थीम है वो है की कॉन्सेप्ट ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक पार्ट टू इसलिए है, इसका हमने आधा प्रोग्राम हमने पिछले पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ म्यूज़िक? Although there are stylistic difference, the basic elements of Shruti, the relative musical pitch, Swara, the musical sound of a single note, Rag, the mode or melodic formula, and Tal, the rhythmic cycle. From the foundation of improvisation and composition in both Carnatic and Hindustani music. These are the elements actually. We have found all these elements in a Carnatic music as well as Hindustani music. So today's lesson is Carnatic music. So we are going to learn only the Carnatic music key concept, that means main elements. ताल, ये सबसे ज़्यादा important elements है। ताल कर्नाटिक संगीत का लयबद्ध ढांचा है जो बिट्स की अवधि और पैटर्न को परिभाषित करता है। ये एक महत्वपूर्ण तत्व है जो संगीत रचना के भीतर संरचना और समय की भावना प्रदान करता है। भाव कर्नाटिक म्यूजिक का भावनात्मक पहलू है जो संगीत के माध्यम से भावनाओं को और संवेदनाओं को व्यक्त करता है। भाव का अनुवाद भावना या अभिव्यक्ति के रूप में किया जा सकता है। ये है बहुत बड़े कर्नाटिक म्यूजिशियन, आप इनकी बहुत बार पिक्चर देख भी चुके हैं। ताल और भाव, अभी हमने जो ताल और भाव के डेफिनेशन पढ़े हैं, उन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ताल एंड भाव? कर्नाटिक संगीत में ताल का तात्पर्य लयबद्ध संरचना या समय चक्र से है, जबकि भाव का तात्पर्य संगीत के माध्यम से व्यक्त की गई भावनात्मक अभिव्यक्ति या भावना से है। संगीतकार मार्मिक संगीत बनाने के लिए भाव, राग और ताल का एक आदर्श मिश्रण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मार्मिक संगीत मतलब जो संगीत हमारे मन को छू लेते हैं उसको बोलते हैं मार्मिक संगीत। स्वर, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन कर्नाटिक म्यूजिक। स्वर, कर्नाटिक संगीत में 7 स्वर होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी होते हैं। सा, री, गा, मा, पा, धा, नी। तो हम इसको जब गाते हैं सा, री, गा, मा, पा, धा, नी, उसके बाद फिर सा, धा, पा, मा, गा, रे, सा, ये अवरोह है। ऊपर जाना आरोह अवरोह, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब सा को हम क्या बोलते हैं? सरज। री को हम बोलते हैं ऋषभ। गा को बोलते हैं गांधार। मा को बोलते हैं मध्यमा। पा को बोलते हैं पंचम। धा को बोलते हैं धैवत और नी को बोलते हैं निषाद के संक्षिप्त रूप है। ये सारे ये जो सारी गामा पा धा नी, ये इसी का ही संक्षिप्त रूप है। जैसे हम देखो आरोह और अवरोह को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाने की प्रयास है आपके सामने। सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा, हम इसको एक आवर्त पूरा होता है, इसको हम बोलते हैं एक आवर्त। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा से हम नीचे जब आते हैं सा नी धा पा मा गा री सा, तो इस तरह से एक आवर्त पूरा होता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसको हिंदुस्तानी म्यूजिक में सा रे बोलते हैं, कर्नाटिक म्यूजिक में सा री बोलते हैं। तो बोथ आर द सेम, स्केल आप अपने अकॉर्डिंगली बनाएंगे, लेकिन इसमें जो स्वर है, ये स्वर हमेशा आगे भी इसी जितनी भी हम नोटेशन देखेंगे ये स्वर के ही नोटेशन होता है। सा सा री री गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा धा धा नी नी पा पा मा मा गा गा री री सा सा। सो ये जो है ये आलाप के तरफ से होता है। आप अपने स्वर को, अपनी आवाज़ को इम्प्रूव करने के लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। दत्तु का अर्थ होता है कूदना। धातु बरिसाई ऐसा अभ्यास है जिनका उपयोग स्वरों को टेढ़े मेढ़े ढंग से सीखने के लिए किया जाता है ताकि स्वरों और संयोजन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। तो धातु बरिसाई बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। द्रुतम तालम का वह घटक है जो अपरिवर्तनीय है
और इसमें केवल 2 धड़कनें शामिल है। इसकी क्रिया में एक ताली शामिल है जिसके बाद एक लहर आती है। जनता वरिसाई। जनता वरिसाई इज अ series of exercise in Carnatic music that involves repeating notes in pairs. The term jantai means double, indicating that this exercise involves the repetition of swaras. Swaras means notes. हम सारे गामा जो बोलते हैं ना उसको notes भी हम कह सकते हैं. This practice helps in strengthening the voice and achieving better control over the notes. Purpose develop vocal strength, improve breath control, enhance the clarity and precision of notes, and prepare students for more complex of Carnatic music. Gati. Gati is a talam specific subdivision of a beat in a composition. It is also referred to as nadai. Chatuswara gati is a most common, followed by तीसरा गति. चतुस्वरा गति मतलब 4, चतुस्र, और तीसरा मतलब 3. तो ये these are the most common गति. तालीम, नादाई, ये जो वर्ड है नादाई, ये एक संस्कृत में हम इसको गति में बोलते हैं या संस्कृत में गति को कहो नादाई शब्द. तमिल शब्द है ये. दक्षिण भारतीय कर्नाटक या लयबद्ध प्रणाली के भीतर एक अवधारणा है जो एक संगीत ताल के भीतर उपविभागों की संख्या का वर्णन करती है. यह लय अवधारणा का एक घटक है जो दक्षिण भारतीय लयबद्ध सिद्धांत ताल के 10 सिद्धांतों में से एक है. अब हम ये गति और नादाई दोनों के बारे में हमने जाना. अब ये दोनों में क्या अंतर है? गति और नादाई के बीच जो भ्रम को स्पष्ट करते हैं, कहा जाता है कि गति अदृश्य है जबकि नादाई दृश्यमान है. इसी भेद के कारण नादाई पल्लवी शब्द का प्रयोग किया जाता है और भारतनाट्यम में जाति की प्रमुखता पर भी चर्चा की और मृदंगवादियों को ताल की बारीकी को समझाने की आवश्यकता पर जोर दिया. तो ये जो चीजें है ना, ये चीज़ें हम ये इस तरह से देखते हैं कि नादाई और गति तो सेम है, लेकिन हम इसको किस तरह से इसका अंतर समझेंगे. जैसे ये दृश्यमान है, वो दृश्यमान नहीं है. तो ये छोटी छोटी डिफरेंस जो है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है. आलपना, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन कर्नाटिक म्यूजिक. आलाप इज लाइक अ प्रीव्यू टू अ सॉन्ग विच explores the rag of the song without any lyrics. It is slow improvisation with no tal. The term anga in Carnatic music denotes a component termed in Sanskrit the literal transaction of word means part. पल्लवी इज अ स्टैंजा. जब हम कोई भी पोइट्री देखते हैं या म्यूजिक जो लिरिक्स देखते हैं तो उसमें कुछ स्टैंजा होते हैं. तो पहला जो स्टैंजा है उसको बोलते हैं पल्लवी. पल्लवी कर्नाटिक संगीत में पल्लवी कहा जाता है और हम उसको एक एक पैरा भी बोल सकते हैं. कर्नाटिक संगीत में पल्लवी और अनुपल्लवी किसी रचना के पहले 2 खंड है. तो पहले वाला को बोलते पल्लवी, दूसरे खंड को बोलते अनुपल्लवी. पल्लवी विषय और लय स्थापित करती है जबकि अनुपल्लवी इसका विरोधाभास और विस्तार करती है. अनुपल्लवी एक वैकल्पिक छंद है जो किसी रचना विशेष रूप से कीर्तनम या कृतियों में पल्लवी का अनुसरण करता है. अवधना पल्लवी 2 अलग अलग तालों पर आधारित रचना प्रस्तुत करने का एक शास्त्रीय रूप है. जन्य राग. ए जन्य रागा इज वन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ मेलकर्ता रागम. इट मेड हैव अ सबसेट ऑफ द 7 swaras सा, री, गा, मा, पा, धा and ni. An external swara, any swara not found in its parent or vakra prayogam of swaras in aroho or avroho instead of strictly ascending or descending scales. Then now we are going to learn what are the key features of Carnatic music. Rag, tal, bhava are some of the essential concept of Carnatic music. Rag is a heart of Carnatic music as it is the melodic framework that
serves at the basic of musical composition and improvisation. It is generally based on saptak. सप्तक क्या है? सा रे गा मा पा धा नी, ये जो 7 स्वर है इसको हम सप्तक बोलते हैं. A scale consisting of 7 notes. जानक राग, संपूर्ण कंप्लीट रागा. संपूर्ण रागा हम किसे बोलते हैं? इस कंप्लीट राग, जिस राग में सारे गामा पाधा नी सा आरोह अवरोह में पूरा रहता है, उसको हम कंप्लीट बोलते हैं. रागा दैट कंटेन ऑल 7 नोट्स ऑफ द octave are called sampurna raga. Sadhava raga, ragas that contain 6 notes only of the octave in a scale are called sadhava raga. तो वो जैसे सारे गामा पाधा नी से एक रहता नहीं है, वो उसको हम बोलते हैं साधव रागा. औरव रागा किसे बोलते हैं? जिसमें 5 नोट रहता है, जैसे सारे गामा पाधा नी से 2 नोट नहीं रहता है. रागास that contain 5 notes of the octave that scale are called औरव raga. Talam. Tal refers to the rhythm cycle or beat cycle for a particular song. Tanam is rhythmic based improvisation of a ragam. It is done with rhythm based syllable like tha, nam, tom and na. It is usually included as second part in a ragam, tanam and pallavi. Geetam. ये जो हम गीतम तानम, ये कर्नाटिक म्यूजिक में इस तरह से बोला जाता है. गीतम मीन्स सॉन्ग और मेलोडी. गीतम्स आर द फर्स्ट सॉन्ग्स दैट आर लर्नड. They are very short and are the first exercises where singing lyric along with their swaram patterns are learnt. Varnam is a type of composition which is suited for vocal exercises of a wide variety of Carnatic music aspects, including slow and fast tempo of singing. Both lyrics are swaram. It is the most complex of vocal exercises in modern Carnatic concert. It is usually sung as a first song and it's supposed to help warm up. गले का वार्म अप का मतलब होता है जब हम इसको थोड़ा सा आलाप वगैरह करते हैं या गले में सरे इस तरह से जब हम करते हैं तो गला एक वार्म अप हो जाता है. तो गला वार्म अप जब होता है उसके बाद हम कोई भी राग को गाते हैं या कोई भी सॉन्ग को गाते हैं तो गाना बिल्कुल सही होता है. जैसे कोई भी लोहे को जब हम इसको शेप देना चाहते हैं, डिफरेंट पीसेस बनाना चाहते हैं, उसको पहले गर्म करते हैं तो वो अलग बात होती है. और गले को वो गर्म करते जब है तो उससे हम डिफरेंट शेप दे सकते हैं. तो एज यूजुअली मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि एज यूजुअली हम भी जब गले को थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं तो हमारी हर चीज़ नोट एकदम एक्यूरेट होता है और हम अच्छी तरह से उस राग को गा पाते हैं. तिल्लाना इज अ कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ रिदम सिलेबल लाइक धीम, तोम, तराना. थानी इज फर्स्ट 2 स्टैंजा followed by a 1 or 2 line lyric. In instrumental performance it is melodic rhythmic beat. तो पल्लवी अनुपल्लवी के बारे में हमने पढ़ा ही होगा. पल्लवी तो फर्स्ट वर्स ऑफ द कंपोजिशन, स्पेशली वर्णम, कीर्तनम और कृति और कीर्तनम बोथ आर द सेम थिंग. सो ये पल्लवी जो है कीर्तन में ऊपर का जो स्टैंजा होता है या ऊपर का जो वर्स होता है ऑफ द कंपोजिशन में उसको बोलते हैं पल्लवी. द सेकंड को बोलते हैं हम अनुपल्लवी. चरणम किसको बोलते हैं? उसके बाद जो स्टैंजा आती है उसको हम बोलते हैं चरणम. चरणम आर द वर्ड्स दैट फॉलो द पल्लवी और अनुपल्लवी. सो इफ प्रेजेंट अगर बड़ा सा गाना होता है तो 4 उसमें पैराग्राफ रहती है. तो पहला वाला पैराग्राफ को हम बोलते हैं पल्लवी, सेकेंड पैराग्राफ को बोलते हैं हम अनुपल्लवी, थर्ड पैराग्राफ को बोलते हैं हम चरणम. इट इज इन अ कर्नाटिक म्यूजिक आई एम टॉकिंग अबाउट. चित्तस्वरनम आर सेट स्वरम phrases in a composition, usually a kriti appended of enrich its beauty. It is sung at the end of the anupallavi and charanam. लास्ट में इसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए, गाने का एक सुंदरता बढ़ाने के लिए ये यूज होती है. तो वर्णम इज अ टिपिकल कंपोजिशन विच इज सुइटेड ऑन द वोकल एक्सरसाइजेज. आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताने की कोशिश किया, हम जब कुछ भी चीज़ें हम गाते हैं हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं गले का. वार्म अप करने से, वार्म अप का मतलब क्या है? जब हम थोड़ा सा गाना गा लेते हैं, थोड़ा सा इसका स्वर को हम यूज़ कर लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं और उसको
प्रैक्टिस करते, अभ्यास करते तो हमारी गला ऑटोमेटिकली वार्म अप हो जाती है। शुरू में आप कुछ भी चीज़ें गाने के लिए बैठ जाओ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े आर्टिस्ट को इतना नहीं होता, बिकॉज दे आर ऑलवेज प्रैक्टिसिंग देयर सॉन्ग्स एंड नोट्स। सो आप जब भी कुछ भी चीज़ें प्रैक्टिस करने पहले आप सा रे गा मा इस तरह से आप गा के फिर जाके आप अपना गाना गाने की कोशिश करिएगा। तो गीतम, स्वरजति, ये सारे हमने आपको बताए थी। सरला वर्सा इज यूज्ड टू लर्न द स्वरम और इन अ ऑक्टेव, यूजुअली इन अ माया मलवगोला रागम. It is understood in a simple straight ascending and descending fashion with a few variation. It is also learned at multiple speed. Ascending and descending means aroho, aroho and then avroho. Ascending and descending. Swarali varisai, swarali avali means row and arrangement. Swaravali are exercises with different arrangements of the swaram. It is shortened and referred to as sarali, as in swarali arise describing above. जंत वरिसाई या जंती वरिसाई, कुछ भी आप इसको इस तरह से हमें कहने की जो स्टाइल है इनका, जंत वरिसाई. तो जंत वरिसाई आर एक्सरसाइजेज यूज्ड इन लर्न द स्वरम्स इन द ऑक्टेव इन ट्विन फैशन. सा सा रे रे गा गा मा मा, इस तरह से सो ऑन. मतलब इसको इस तरह से हम करते हैं, सा सा रे रे गा गा मा मा पापा धादा. फिर वापस में भी जब हम अवरोह में भी करते हैं, सा सा धादा नी नी पापा, इस तरह से हम इसको प्रैक्टिस करते हैं. इट इज ऑल्सो यूजुअली लर्न्ड इन. देयर आर टोटल ऑफ 7 to 8 स्वरम्स माया मालवगोला रागम. धातु बरिसा हमने आपको बताए थे कि ये जो धातु बरिसा इज अ जंप, मीन्स धातु मीन्स जंप और टू स्किप. धातु बरिसा एक्सरसाइज है यूज्ड इन लर्न द स्वरम्स इन जिगजैग फैशन. लया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ताल के साथ लय अगर नहीं रहता है तो म्यूजिक कंप्लीट नहीं हो सकता. लया इज अ टेम्पो और स्पीड ऑफ अ सॉन्ग. कर्नाटिक म्यूजिक डज नॉट डिफाइन अ फिक्स्ड लया to songs, but traditionally some songs have been sung first or slow and hence at categorized that way. लया मतलब द्रुत लय. अभी हम आपको और भी बताते हैं. स्लो, मीडियम, फास्ट, ये क्लासिफिकेशन होता है लय का. टिपिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लया इंक्लूडिंग विलंबित लया. विलंबित मतलब स्लो. हिंदुस्तानी म्यूजिक में बोलते हैं द्रुत, मध्यम और मंद. तो हमने स्लो, मध्यम और फास्ट. फास्ट को बोलते हैं द्रुत और विलंबित को बोलते हैं स्लो और मध्यम को बोलते हैं मीडियम. तो जैसे सा रे गा, इसकी ये है विलंबित. इट्स डिपेंड अपॉन यू, आप कैसे करोगे. फिर इसका जब हम स्पीड बनाएंगे मध्यम, सा रे गा. द्रुत में कैसे होगा, सा रे गा मा, इस तरह से. सो आप इसको अपने हिसाब से स्लो, फास्ट, मध्यम कर सकते हो. दैट इज अप टू totally depend upon you only. The term chauka is also used that donate to extra slow tempo and adi druta is used to donate an extra fast one. That is absolutely depend upon you. आप इसको बहुत स्लो कर सकते हो, लेकिन स्लो, मीडियम एंड फास्ट में एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो स्लो करोगे जस्ट उसका डबल होता है मीडियम और मीडियम का डबल होता है फास्ट. अब इसको स्लो को आप किस तरह से करोगे, मीडियम को किस तरह से करोगे, नाउ इट्स अप टू टोटली अपॉन यू. कला refers to the change of tempo during a rendition of song, typically doubling up the speed. जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ओनम कलाम is fast speed, रडम कलाम is second speed and so on. So ये that is आप जब गाना गाओगे आप इसको पूरी तरह से ध्यान रखना ज़रूरी होता है. गमक इज़ अ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन अ कर्नाटिक म्यूजिक. गमक शब्द का इस्तेमाल किसी स्केल में स्वरों की विविधता के लिए किया जाता है. इसका मतलब स्वर का हिलना, स्वर की सुंदरता, सजावट या स्वर की शोभा को बढ़ा सकते हैं. यह ज़्यादातर रागों का एक अभिन्न अंग है क्योंकि यह स्केल का एक ज़रूरी हिस्सा है. गमक के बारे में कुछ और जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं. गमक एक प्राचीन क्रिया है. डागर ध्रुपद परंपरा में गमक विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं. गमक
को भौतिक उत्पत्ति और गति के अनुसार उनका आकार लेते हैं। दक्षिण भारतीय संगीत में गमक को 10 प्रकार माना जाता है, जिन्हें 10विध गमक कहा जाता है। पंडित अहोबल ने अपने ग्रंथ संगीत पारिजात में गमक को 20 प्रकार बनाए हैं। ये मतलब पता चलता है कि किसकी आप पढ़ रहे हो और ये सारी चीजें ओवरलैप होता है। मेला, नए राग या धुन उत्पन्न करने की क्षमता वाले संगीत के पैमाने को मेला कहता है। मेला शब्द का साहित्यिक अर्थ स्वरों का संयोजन है। विजयनगर साम्राज्य के गुरु विद्यारण्य ने कर्नाटक संगीत में मेल का अवधारण किया है। उन्होंने अपने समय में प्रचलित लोकप्रिय और प्रमुख धुनों को समेकित किया और उन्हें मेल नाम दिया और उनके अंतर्गत समान रागों को लाया, जिन्हें जन्य राग नाम दिया गया। जन्य राग, अब राग के मतलब क्या है? स्वर वर्ण विशेषण ध्वनि भेद वह पुनराज्यते येन कथिता सा राग सम्मत समतम। इसका मतलब कोई भी राग जो अपने स्वरों की विविधता या विभिन्न भावों से श्रोताओं का मनोरंजन करता है, उसे राग कहते हैं। राग वह लघु राग है जो मेल या पैतृक पैमाने से उत्पन्न होते हैं। ये लघु पैमाने अपने पैतृक पैमाने से विभिन्न होते हैं और अपने मूल पैमाने की कुछ स्वर स्थान को बदलकर या आरोहण या अवरोहण में किसी स्वर को छोड़कर या विभिन्न तरीके से आगे बढ़कर पूरी तरह से अलग इकाई रखते हैं। हर स्वर को, हर राग को हम किस तरह से पहचानते हैं कि स्वर को किस तरह से यूज होता है। एक ही स्वर अगर हर जगह पे यूज होएगा, डिफरेंट हम इसका पहचान नहीं पाएंगे। तो स्वर की जो यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है रागों का आइडेंटिटी। ये लघु पैमाने जिस तरह से आपने देखा है कि जो अपना राग स्वर होता है वो क्या होता है, राग का अपना स्वर होता है, औरव होता है, सौरभ होता है, संपूर्ण राग होता है। वो डिपेंड करता है स्वर की यूजेस के ऊपर। इस प्रकार अपने मूल पैमाने से नए राग बनाने की संभावना अनंत है, बहुत सारे। विभिन्न स्वरों में विभिन्न गमकों और अलंकारों को जोड़कर एक पैमाने और समान स्वरों की विविधता वाले विभिन्न राग होते हैं। 72 मेले की योजना वेंकटमखी ने गठन करके कर्नाटक संगीत की भाषा में एक बड़ा बदलाव लाया। मौजूदा स्वरस्थानों के क्रम परिवर्तन और संयोजन द्वारा 72 मेला योजना शतश्रुति ऋषभम जैसे 4 काल्पनिक नोट्स के साथ शुद्ध गांधार, चतुश्रुति ऋषभम, शतश्रुति दैवतम और शुद्ध निषदम। ये 16 जो स्वरस्थान सामूहिक रूप से षोडशा स्वरस्थान के रूप में माना जाता है। ये 16 को हम बोलते हैं ना षोडशा, तो इसी तरह से हम इसको मानते हैं कि षोडशा स्वरस्थान। गोविंदाचार्य ने 72 मेला योजना तैयार की, जिसका हम आज पालन करते हैं, जिसमें असंपूर्ण मेला पद्धति की विसंगतियों को दूर रखा गया है, जिसकी परिकल्पना वेंकटमुखी ने की थी। उन्होंने कुछ नियम बनाए ताकि तराजू को मेला माना जा सके। वे इस प्रकार है। तराजू में सभी 7 स्वर होते हैं। यह सरज से शुरू होती, सरज मतलब सा से होना चाहिए और उच्च सप्तक में सरज पर ही समाप्त होना चाहिए, क्योंकि सारे गामा पाधा नी सा में, क्योंकि हमें इस तरह से ही वो तराजू बनाते हैं। इस प्रकार कुल 8 स्वर बनेंगे, सारी गामा पाधा नी सा। तो पूरा आप गिन के देखो 8 स्वर होते हैं। स्वरों को उचित आरोहणम और अवरोहणम क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। स्वरों को समरूप चरित्र को पूरे मेले में बनाए रखना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपने ये जो की एलिमेंट्स है कर्नाटक म्यूज़िक में, ये एलिमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसके बिना संपूर्ण नहीं होता कर्नाटक म्यूज़िक। तो ये जो सारी चीज़ें आपने पढ़ा है, मुझे आशा है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और हमारे बुक में लेसन नंबर 2 में भी हमने दे रखा है, इसको भी आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, और इसमें भी आप कोशिश करिएगा इसको भी पढ़ने के लिए, और इसके साथ भी एक्स्ट्रा भी हमने आपको समझाने की कोशिश किया। तो मुझे आशा है कि ये लेसन आपको कुछ तो समझ में आया होगा। की कॉन्सेप्ट ऑल्सो और द वी कैन से इज अ मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स which are going to use for the Carnatic music. Theoretic
थियरी में तो हम देखते समझते हैं, प्रैक्टिकल में भी इसकी उपयोग होती है, ताल, लय, स्वर, सब कुछ की। मैं संचिता भट्टाचार्य, नमस्कार।